सिद्धू परगट के बाद कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बढ़ सकती है मुश्किलें। पंजाब महिला कमीशन ने 3 साल पुराने मीटू मामले में सरकार से 1 हफ्ते में मांगा जवाब। कांग्रेस विधायक परगट सिंह का बड़ा दावा, कहा मुझे सेक्रेटरी के जरिए दी गई धमकियां, मैं डरने वाला नहीं, जिसको जो करना है कर लो। परगट के सवालों से विरोधियों को मिला मौका, बोले एक ऐसी सरकार जो अपने विधायकों को दे रही है धमकी, परगट सिंह पर भी उठाए सवाल। कोटकपुरा के बाद बहबलकलां गोलीकांड मामले की जांच के लिए भी नई एसआईटी गठित। आईजी नौनिहाल सिंह की अगुवाई में बनाई गई नई एसआईटी। हिमाचल में 18+ के लिए शुरू हुआ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, अलग अलग केंद्रों पर नौजवान लगवा रहे हैं टीके। महिला हेड कांस्टेबल मामले में अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज। डीजीपी संजय कुंडू का कुछ भी कहने से इनकार, सीएम बोले निष्पक्ष होगी मामले की जांच। करनाल की सब्जी मंडी में जबरदस्त हंगामा, रेहड़ी वालों ने जमकर किया बवाल, मंडी में अंदर जाने से रोकने पर हुआ हंगामा। और दादरी की बेटी नव्या सांगवान ने किया नाम रोशन, सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुई नियुक्त। नव्या की उपलब्धि से परिवार खुश, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान की पोती है नव्या। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर संगरूर से, जहां ईटीटी बेरोजगार अध्यापकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की गई। पुलिस और अध्यापकों के बीच धक्का मुक्की हुई। अध्यापकों ने पुलिस बैरिकेड भी तोड़ दिए। 133 दिनों से डीसी ऑफिस के बाहर ये धरने पर बैठे हैं बेरोजगार अध्यापक। और आज किस तरीके से हंगामा हुआ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर देख सकते हैं कि कैसे शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए बैरिकेडिंग तक तोड़कर संगरूर में ईटीटी बेरोजगार अध्यापक आगे बढ़ गए। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की गई। पुलिस और अध्यापकों के बीच में जमकर धक्का मुक्की तक हुई। अध्यापकों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। आपको बता दें 133 दिनों से ये डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं रोजगार की मांग को लेकर। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में जो संगरूर में ईटीटी अध्यापक इकट्ठा हुए थे। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस बल वहां पर मुस्तैद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कैसे ये बेरोजगार अध्यापक आगे बढ़ गए, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि जानकारी ये कि पुलिस और इन बेरोजगार अध्यापकों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। और जानकारी के साथ संगरूर से मेरे सहयोगी राकेश शर्मा जुड़े हैं फोन लाइन से। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। राकेश, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल क्या अपडेट है। हम तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेरोजगार अध्यापक वहां बैरिकेडिंग तक तोड़ते हुए आगे बढ़ गए थे। देखिए सुदेश, इनकी लंबे समय से मांग चल रही है कि इनकी भर्ती की जाए, क्योंकि 133वां दिन हो चुका है। इन्होंने डीसी दफ्तर के सामने धरना लगाया हुआ है, मगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। कई बार बैठकें हुई हैं, मगर बैठके में कोई नतीजा नहीं निकला है। इसलिए आज ये ईटीटी अध्यापक इकट्ठे हुए थे, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया शिक्षा मंत्री की कोठी का घेराव करने का। तो वहां पे जब पहुंचे तो वहां पे बैरिकेड लगे हुए थे, भारी पुलिस बल तैनात था। तो गुस्से में आकर पहले धक्का मुक्की हुई, फिर उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए और उनकी कोठी की तरफ भागे। तो वहां पे उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। अभी फिलहाल उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और फिलहाल अभी कोई हंगामा नहीं हुआ है। तो हंगामा पहले हो चुका है, जैसे तस्वीरों में आप सुदेश देख रहे हो कि लगातार उन्होंने बैरिकेड तोड़े हैं, धक्का मुक्की हुई है। कुछ के जख्मी होने की भी ये सूचना मिल रही है कि कुछ जख्मी भी हुए हैं, मगर उनको थोड़ी चोटें लगी हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है कोई जख्मी ज्यादा हुए हों। मगर हंगामा चल रहा है। इनकी बार बार मांग है कि उनकी शिक्षा मंत्री से
मुलाकात हो, बैठक हो, ताकि मसले को हल किया जाए। उनकी लेकिन राकेश, क्या आज इनके हंगामे के बाद, और जैसा कि आपने बताया अभी कि ये लोग वहां धरने पर बैठ गए हैं, क्या शिक्षा मंत्री ने फोन पर बात करने की कोशिश की है या फिर उनकी तरफ से आश्वस्त करने की कोशिश की जा रही है कि हम बाद में मुलाकात कर सकते हैं? दूसरे पक्ष की तरफ से यानी सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या इस पूरे मसले पर पहल की जा रही है बातचीत की? देखिए सुदेश, पहले भी शिक्षा मंत्री द्वारा पहल की जा चुकी है, जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी पहल की जा चुकी है, कई बैठकें पहले हो चुकी है, मगर वो बेनतीजा रही हैं। जो आज की पोजीशन है, आज जो हंगामा हुआ है, तो अधिकारी उनको समझा रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी और आपकी बैठक करवा दी जाएगी, मगर इन अध्यापकों का मानना है कि सिर्फ उनको लारे मिल रहे हैं, क्योंकि पुख्ता कोई ऐसी उनसे बात नहीं की जाती कि उनसे बैठ के हो, मगर आज उनको उठाने के लिए ऐसा आश्वासन हर रोज की तरह दिया जाता है। जी शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। तो संगरूर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे ईटीटी बेरोजगार अध्यापकों, टीटी बेरोजगार अध्यापकों की तरफ से जो धरना प्रदर्शन 133 दिनों से डीसी ऑफिस के बाहर जारी था, वो कैसे आज हंगामे में तब्दील हो गया। इन बेरोजगार अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री के आवास के घेराव की कोशिश की, पुलिस बल वहां पर तैनात था, बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग को हटाते हुए ये लोग आगे बढ़ गए। और फिलहाल अपडेट इस मामले में ये है कि शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर ये लोग धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। लंबा संघर्ष चल रहा है, लेकिन आश्वासन के सिवा इनको अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर हरियाणा से, जहां सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी है। कोरोना से निपटने के लिए 6 सुझाव दिए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से। ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी पर रोक लगे, तीसरी लहर को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके अलावा कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के लिए विशेष पैकेज भी दिया जाए। ये मुख्य मांगे, सुझाव पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। चिट्ठी में बकायदा उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं। कोरोना काल है, संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ हरियाणा में, ऐसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी गई है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार को 6 सुझाव भी दिए हैं, जिनके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि संक्रमण काल में बच्चों की शिक्षा का सुचारू प्रबंध होना चाहिए, इसके लिए कमेटी गठित की जाए। और जानकारी हम लेंगे, मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं। अंकित, कोरोना काल है, संक्रमण लगातार हरियाणा में फैल रहा है, ऐसे में खबर ही मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 6 सुझाव देते हुए चिट्ठी लिखी है, क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बाकायदा चिट्ठी लिख करके और कुछ सुझाव दिए हैं। उसमें मुख्य रूप से यही सुझाव है, जो 6 सुझाव दिए गए हैं कि संक्रमण काल है और उसमें बच्चों की शिक्षा का सुचारू प्रबंध करने के लिए शिक्षाविद जो है उनकी एक कमेटी गठित करे सरकार। और दूसरा जो है ऑक्सीजन और दवाइयों की, जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है और अन्य सामान के ऊपर भी जो कालाबाजारी हो रही है, उस पे के भ्रष्टाचार पर तुरंत रोक लगाए सरकार। कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है उसको देखते हुए पहले से क्या संसाधन जुटा रही है सरकार और क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने बात कही है। तो साथ ही कहा है कि जो पशु पक्षी हैं उनमें किस तरह से एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि 10 शेरों के अंदर संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो उसके लिए पशु जो धन है उसको बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। गरीब, मजदूर और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए विशेष पैकेज की मांग की है और उनकी आय सुनिश्चित करने की मांग की है। हमने देखा था कि राहुल गांधी और बड़े जो कांग्रेसी नेता हैं वो भी लगातार ये मांग करते आए हैं कि केंद्र सरकार हर गरीब के खाते के अंदर 5,000 रुपए डाले। तो कहीं ना कहीं यही मांग
जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उस पर महामारी का कुप्रभाव का आंकलन करवाकर सभी वर्गों को राहत का ऐलान किया जाए, क्योंकि गांवों के अंदर अब जिस तरह से जो संक्रमण बढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए वहां की व्यवस्थाएं सरकार पूरी तरह से जुटाए। तो इस तरह के सुझाव जो है पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि वो जिस तरह का भी सहयोग विपक्ष से चाहते हैं वो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार पूरी तरह से रणनीति बनाए और रणनीति बना करके उसको धरातल पर लागू करे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सुझाव कहा जा सकता है कि विपक्ष की ओर से दिया गया है और सहयोग करने के लिए भी विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनकी तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा गया है, 6 सुझाव दिए हैं कोरोना काल में किस तरीके से सरकार निपटे, वो सुझाव उनकी तरफ से दिए गए हैं। खासकर बच्चों की शिक्षा को लेकर कहा कि शिक्षाविदों की कमेटी गठित करे सरकार। ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी के साथ जो अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार हैं हो रहे हैं इस वक्त में, उन पर भी रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाए। साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि विपक्षी दलों के सहयोग को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया कि हम सरकार के सहयोग के लिए तैयार हैं, सरकार की मदद के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सरकार को इस कोरोना काल की वजह से जिन लोगों पर बुरा असर पड़ा है सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर हिमाचल से। कोरोना के कोहराम को कम करने के लिए जयराम सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं अब सरकार प्रदेश में वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। सोमवार से यानी आज से 18 साल से 44 साल वालों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत प्रदेश में 31 मई तक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाएगी और इसमें हफ्ते में 2 बार वैक्सीन लगेगी। हिमाचल प्रदेश में भी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि जो 18 से 40 वर्ष के बीच के जो लोग हैं उन्हें जो है कब टीका लगेगा, और आज से ये जो है टीकाकरण शुरू हो गया है। इस वक्त हम राजधानी शिमला के कसुम्पटी में है, ये छोटा शिमला स्कूल है, यहाँ पर जो है टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। ये तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से अब टीकाकरण चल रहा है। इससे पहले जो है यहाँ पर काफ़ी इंतज़ार किया गया, जैसे कि यहाँ पर लोगों ने भी बताया है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से लोगों की लाइनें जो है यहाँ पर हमने बाहर देखी, और मुख्यमंत्री ने जो है इस ड्राइव का यहाँ पर जो है शुभारंभ किया है। तो बहुत सारे युवा जो है सामने आ रहे हैं और वो कह रहे, देखिए विक्ट्री साइन ये बना रहे हैं, तो इनसे हम बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा हम जो है स्थान दे जरा जी। ये इंस्ट्रक्शन देखिए दी जा रही है। थोड़ा सा हम बाहर चलते हैं। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुभद्रा महाजन है। आप भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे? जी हाँ, हम एक्चुअली 9:30 यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि हमारा 10 बजे का स्लॉट था, और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी 11 बज के ज़्यादा टाइम हो गया है, तो काफ़ी टाइम इन्होंने हमें वेट करवाया, लेकिन आखिरी अब शॉट लग गया है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। मानसिक रूप से भी मजबूती मिली है कि जो भय का माहौल था, डर जैसी बात लगती थी? जी हाँ बिल्कुल, उससे तो अभी मतलब इमीडिएटली नहीं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद जैसे ही इम्यूनिटी बढ़ेगी और एंटीबॉडीज आएंगे तो हम अपना नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर पाएंगे। बस इसी आशा से आज ये दिन शुरू कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा महसूस यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, युवा ये महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से एक जो मानसिक रूप से भी मजबूती मिली है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। उधर कुल्लू और नाहन में भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कैसे जब आज से 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगी तो युवाओं में कितना उत्साह दिखा। सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर बड़ी तादाद में युवा पहुंच गए थे और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।
और सरकार की इस पहल पर युवाओं में जहां खुशी है, उसके साथ ही कोरोना महामारी से निपटने के लिए, क्योंकि वैक्सीन एक कारगर हथियार है, ऐसे में युवाओं की तरफ से कहा गया कि हर किसी को बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लेना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा पाया जा सके। हरियाणा के जींद से अगली बड़ी खबर, जहां हरियाणा पुलिस की दादागिरी नजर आई है। किराने की दुकान से यहां घी के डिब्बे उठा लिए गए। सीसीटीवी में ये पुलिस की शर्मनाक करतूत कैद हुई है। लॉकडाउन के दौरान दुकान खुली थी और दुकान बंद करवाने के लिए जींद पुलिस के जवान यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अपने साथ दुकान से 12 किलो घी साथ ले गए। व्यापारियों ने पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगाया है और आप ये सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं जिसमें जो पुलिसकर्मी दुकान बंद करवाने के लिए आए थे, उन्होंने वहां से घी के डिब्बे उठाए और अपने साथ ले गए। जींद का ये मामला है, यहां पुलिस की दादागिरी नजर आई है। किराने की दुकान पर घी के डिब्बे एक थैले में भरते हुए पुलिस कर्मचारी नजर आ रहे हैं। ये शर्मनाक करतूत जींद की है, जहां लॉकडाउन के दौरान एक किराने की दुकान खुली थी। इस दुकान को बंद करवाने जब ये पुलिस कर्मचारी वहां आए तो दुकानदार के साथ मारपीट भी की, ऐसा व्यापारियों की तरफ से आरोप पुलिस पर लगाया गया है। साथ ही शर्मनाक करतूत जो कैमरे में कैद हुई है, कैसे दुकानदार को धमकाने के बाद वहां से ये पुलिस के कर्मचारी 12 किलो घी एक थैले में भरकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। किराने का काम है। मैं अपनी दुकान पर 10:30 बजे दुकान पर सामान ठीक कर रहा था, सामान दे रहा था कस्टमर को। तो जैसे ही पुलिस और एसएचओ साहब और उनके हवलदार आए, उन्होंने आते ही लाठी चार्ज कर दिया और मेरे से सामान उठाने की धमकी भी दी और मेरे को मारने की भी धमकी दी। और फिर उन्होंने जैसे ही मैंने उनके आगे हाथ वगैरह जोड़े तो उन्होंने कहा भाई सामान वगैरह डाल लो। तो हवलदार वगैरह सामान डालने लग गए। तो हवलदारों ने गिलास वगैरह उठा के डालने शुरू करे, कुरकुरे वगैरह। तो अशोक ड्राइवर था साथ में, उसने कहा भाई गिलास वगैरह का क्या करेगा, तो घी के डब्बे डाल, जो काम की चीज़ है, ज़रूरी काम की चीज़ है वो डाल। फिर उन्होंने हमारे वो 12 किलो घी था वहाँ पर जोत वाला, उन्होंने जोत वाला घी हमारा साथ में लेकर चले गए वो। इस मामले पर और जानकारी लेंगे। जींद से मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार जुड़े हैं फोन लाइन से। विजेंद्र, काफी बड़ा मामला है, गंभीर मामला, और खाकी का खौफ इससे पहले हमने कई बार देखा, लेकिन इस तरीके से शर्मनाक हरकत की जाएगी, ये वाकई में हैरान कर देने वाला मामला है। लेकिन इस गंभीर मसले पर क्या पुलिस के आला अधिकारी कुछ बोल पाए हैं और क्या शिकायत थाने तक पहुंची है? देखिए, हरियाणा पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं सुदेश की। सब्जी मंडी का यह मामला है और रविवार का कल का मामला है और पूरी घटना वो सीसीटीवी में कैद हुई है, जब एक दुकानदार की दुकान से पुलिसकर्मी घी जो है उठाते हुए दिख रहे हैं और वो ले जाते हुए दिख रहे हैं। दुकानदार का आरोप है कि सुबह 10 बजे के आसपास का समय रहा होगा कि जैसे जो इसेंशियल सर्विसेज की दुकान है, यानी कि जो जरूरी वस्तुओं के सामान की दुकान है, उनको खोलने की अनुमति है 2 बजे तक, और उसी के अनुसार चाहे वो रविवार हो चाहे सोमवार खोल सकता है, और उन्होंने दुकान खोली हुई थी। लेकिन जो पुलिस के कर्मचारी थे वो आए, उनको धमकाया, बदतमीजी की गई, मारपीट करने की जो है वो कोशिश की गई। इसके अलावा जब वो जाते जाते उन्होंने कहा कि घी के जो डब्बे हैं ये हमें दे दो, और वो उठा के वहां से चल दिए और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में जो एसपी है मामला आया हो, जांच की बात कह रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों में रोष है और बड़ा कदम उठाने की व्यापारियों ने बात की है। खाकी पर बड़े गंभीर आरोप लगे, बड़े शर्मनाक आरोप हैं कि किसी दुकानदार से पहले लॉकडाउन में जो है सब परेशान चल रहे हैं और जिस प्रकार के दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, दुकानदारों से घी चुराने जैसी बात, ये उठाने की बात है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है जिसको लेकर जिले के व्यापारियों में रोष है। और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर पुलिस इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो वो कोई बड़ा कदम उठाने को तैयार होंगे, क्योंकि सभी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है। 2 बजे दुकानें बंद की जा रही हैं, लेकिन बावजूद उसके व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। शुक्रिया विजेंद्र जानकारी के लिए। तो हरियाणा पुलिस की दादागिरी सामने आई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जींद की तस्वीरें हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी एक दुकान पर आते, दुकान खुली हुई थी और यहां पुलिस ने दुकानदार को धमकाया, और इसके बाद जब पुलिस कर्मचारी यहां से जाने लगे तो वहां से 12 किलो घी अपने साथ ले गए। दुकानदार का आरोप है कि गाली गलौज की गई, मारपीट करने की कोशिश की, और नियमों के मुताबिक ही ये दुकान खोली गई थी, किराने की दुकान है, लेकिन बावजूद इसके उनके ऊपर वर्दी का रौब दिखाकर इस तरीके से गाली गलौज किया गया, मारपीट की कोशिश भी हुई है। लेकिन उससे भी शर्मनाक
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे पुलिस कर्मचारी वहां से जाते वक्त घी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। दुकान बंद करवाने के दौरान खाकी में ये जो जवान वहां नजर आ रहे हैं 12 किलो घी पर हाथ साफ कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ जंग अब हिंदुस्तान में तेज हो गई है। डीआरडीओ ने कोरोना की दवाई लॉन्च की है। एंटी कोरोना ड्रग 2DG लॉन्च हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दवा को लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उनके साथ मौजूद थे। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अब ये दवा उपलब्ध होगी। 2DG के 10,000 पैकेट तैयार किए गए हैं और इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान काफी अच्छे परिणाम सामने आए थे। इसके बाद इसे इमरजेंसी अप्रूवल मिला था, यानी अब ये दवा जो डीआरडीओ की दवा है इमरजेंसी में मरीजों को दी जाएगी। और जिस तरीके से उम्मीद इस दवा को लेकर जताई जा रही है कि इससे काफी फायदा उन मरीजों को होगा जो गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। कोविड की जंग तो 1 साल से ज्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा डीआरडीओ के सहयोग से हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड बनाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अस्पताल का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि हम कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही इस लड़ाई को जीतेंगे। आज प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाए हैं। इस दौरान हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और सीमा त्रिखा भी वहां पर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस वक्त सभी को साथ मिलकर चलने की जरूरत है और अगर कोई भी अस्पताल आईसीयू बेड या किसी और तरीके से मनमर्जी के बिल वसूलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज 100 बेड का किया जा रहा है। All dignitaries are welcome and the lamp lighting. मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेट्रो से 100 बेड का जो कोविड के उसका उद्घाटन करा है, मैं डॉक्टर लाल को बहुत बधाई, बहुत मुबारक। ये समय एक ऐसा है जब आम आदमी की मदद कर, और जब कोई सहारा दुनिया में नहीं रोता, डॉक्टर ही एक भगवान का रूप है। और हमने हालात देखे, सभी विधायक मेरी सीमा है, नरेंद्र जी, नीरज जी हैं, हमने वो हालात देखे कि लोग दवाई के लिए हॉस्पिटल के लिए भगता हुआ, रोता हुआ, उस हालात में कोई बेड नहीं थे। और जिस तरह से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल का जो उद्घाटन का गुड़गांव से, मैं मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर लाल को, उनकी टीम को बहुत बधाई, बहुत मुबारक। उधर लाहौल स्पीति में हिमाचल के कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने स्वास्थ्य संस्थानों और कोविड सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। मारकंडा पिछले 2 दिनों से लाहौल के उदयपुर, जालमा, शानशा, केलोंग के स्वास्थ्य संस्थानों और में लगातार पहुंच रहे हैं, वहां निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना, वहीं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से भी चर्चा की। हर स्थान में मुख्यमंत्री महोदय स्वयं जाके निरीक्षण किया है और कोविड सेंटर्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पर है, क्या कंसंट्रेटर वहाँ पर है, कि बेड की संख्या है, कि ऐसे हालात में मुख्यमंत्री महोदय ने फैसला किया कि हर मंत्री अपने जिले के अंदर जाकर भ्रमण करेंगे, जाएंगे, क्या आने वाले समय में कहीं कारणवश जो है अगर कोविड बढ़ता है, क्या वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिस्तरे हैं, पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है, दवाइयाँ हैं, क्या वहाँ के जो आपके मौजूदा जो है कोविड जो पेशेंट हैं पॉजिटिव है, क्या उनको सुविधा मिल रहा है, क्या होम क्वारंटीन के लोग जो हमारे लोग हैं उनको सुविधा मिल रहा है। इस दृष्टि से मैं पिछले तीन दिनों से लाहौर का भ्रमण कर रहा हूँ।
हरियाणा में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और ये प्रदेश के सरकार और प्रशासन के बेहतर प्रबंधों का परिणाम है। ये हरियाणा के बिजली मंत्री, जेल मंत्री रणजीत सिंह की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन और सख्ती का असर दिख रहा है, जिसकी वजह से मामले अब लगातार कम हो रहे हैं। गांव में मेडिकल किट बांटी जा रही हैं और लक्ष्य हर गांव को करीब 100 मेडिकल किट बांटने का है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए अपने निजी कोष से सिरसा के लिए 50 लाख और फतेहाबाद को 25 लाख रुपए दे रहे हैं। हमारे डाउन होते जा रहे हैं। पॉजिटिव केसेज परसों 1350 थे, आज हमारे पास केवल 424 केस आए हैं। हमारा बहुत कंट्रोल होता जा रहा है। जितना हमने लॉकडाउन सख्त करा उससे भी हुआ। तो मेरा सिरसा जिले में लोगों से एक मेरी अपील है और पूरे हरियाणा में भी सब लोगों से कि गांव में घबराएं नहीं, सब मेडिसिन हम पहुंचा रहे हैं। सरकार पूरे जोर से लग रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी रोज नए नए हॉस्पिटल का उद्घाटन करें। आज उन्होंने हिसार में करा, पहले सिरसा में करके गए, अब उसके बाद आज गुड़गांव में कर रहे हैं। हर जगह लोगों के लिए एक्स्ट्रा बेड्स की मुहैया करवा रहे हैं। सिरसा में भी आज हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सब जगह बांटे हैं, कोई 40 के करीब सिरसा में। शिमला जिला पुलिस के एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी के खिलाफ महिला हेड कांस्टेबल ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। इस मामले पर आरोपी अधिकारी को पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। मामले पर डीजीपी संजय कुंडू ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। डीजीपी का कहना है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइंस है, इसलिए आधिकारिक बयान नहीं दिया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ सीएम जयराम ठाकुर ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही है। सीएम ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं है। विषय है उस सारी बात को लेकर कितना गंभीर है, क्योंकि सर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्या मामला है, कितना गंभीर? अभी उसको कहना उचित नहीं होगा हमारा। मैंने कहा कि जांच का विषय है, जब हमारे सामने निष्पक्ष जांच होगी। और कोरोना काल में 5G नेटवर्किंग को लेकर देश भर में अफवाहें फैल रही हैं, जिसके चलते COAI मतलब सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा सरकार को अफवाहों पर रोक लगाने का आग्रह किया है। COAI ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपील की है, अनुरोध किया है कि 5G को कोविड-19 के फैलने से जोड़ने वाली अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। पत्र में WHO का हवाला देते हुए कहा गया है कि नेटवर्किंग से कोविड नहीं फैलता, मगर सोशल मीडिया पर कोविड के लिए 5G को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने देश भर में 5G की टेस्टिंग को लेकर अनुमति दे दी है और जल्द ही इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरीके से बातें हो रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।